हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काल चक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सल्तनत काल का सामान्य परिचय। भारतीय इतिहास को मोटे तौर पर प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास में बांटते हैं। तो जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसको भी पुनः दो भागों में बांटा हुआ है। एक है सल्तनत काल और दूसरा है मुगल काल। इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये मध्यकाल, इसको दो भागों में बांटा हुआ है। एक है सल्तनत काल और दूसरा है मुगल काल। भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और तुर्की साम्राज्य की स्थापना या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के बाद में भारतीय इतिहास का मध्यकाल है वो शुरू होता है और वह मध्यकाल सल्तनत काल से शुरू माना जाता है। सल्तनत काल का जो टाइम है वो है 1206, अर्थात 1206 में प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन है वो शुरू होता है। तो 1206 से लेकर इसके अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी तक 1526 तक यह सल्तनत काल है वो चलता है। अर्थात यह जो समय है वो 320 वर्ष का समय है। इसके बाद में 1526 में लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर है वो परास्त कर देता है और उसके बाद में 1526 में मुगल काल की स्थापना होती है और इसका प्रथम जो शासक है मुगल काल का वो बनता है बाबर। और मुगल काल जो है वो यूं तो जो सत्ता है वो 1758 के बाद में अंग्रेजों के पास में आ जाती है, मुगल कालीन सत्ता है। वैसे तो मुगल है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही कमजोर होने शुरू हो गए थे और वो निरंतर कमजोर होते जाते हैं और बहादुर शाह जफर जो था वो अंतिम मुगल सम्राट था जिसकी मृत्यु 1858 में उसको उसके शासन से अपदस्थ कर दिया जाता है और बाद में रंगून में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो शासन सत्ता है वो अंग्रेजों के पास में आ जाती है। तो मुगल काल जो है वो 1526 से लेकर 1858 तक और सल्तनत काल है वो 1206 से लेकर 1526 तक। ध्यान दीजिएगा, मुगल काल की अगर बात करें तो 1757 के बाद में यूं तो अंग्रेजों का शासन है वो सनेह शुरू हो जाता है, लेकिन अंतिम मुगल सम्राट जो होता है बहादुर शाह जफर वो 1858 तक मुगल सम्राट रहता है और 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के कारण उनको बाद में अंग्रेज सरकार है वो हटा देती है और शासन सूत्र अपने हाथों में ले लेती है। अब हम बात कर रहे हैं सल्तनत काल की। सल्तनत जो काल है उसमें 5 वंशों का शासन है वो रहता है और यह जो 5 वंश है वो 320 वर्षों तक भारत पर शासन करते हैं। पूरे भारत पर हम नहीं कह सकते, मोटे तौर पर ये उत्तरी भारत पर शासन करते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि अलाउद्दीन खिलजी और महमूद तुगलक जैसे शासक हैं वो दक्षिण में भी अपने विजय अभियान चलाते हैं, लेकिन वो दक्षिण भारत को हस्तगत नहीं कर पाते हैं। तो सल्तनत काल और मुगल काल में एक बड़ा सा जो अंतर है वो यह भी है कि सल्तनत काल के जो शासक हैं वो अपने आप को सुल्तान कहते हैं
और मुगल काल के जो शासक हैं वो अपने आप को बादशाह कहते हैं। जैसे बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, शाहजहां वगैरह, ये सब अपने आप को बादशाह कहते थे। और सल्तनत काल के जो शासक थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे। ये सुल्तान और बादशाह, इनमें क्या फर्क है इसको भी अभी स्पष्ट कर देते हैं। तो फर्क है वो यह है कि जो सुल्तान है, सुल्तान का तात्पर्य होता है वह शासक जो अपने शासन के लिए इस्लामी जगत के राजनीतिक और धार्मिक सर्वोच्च जो व्यक्ति होता है खलीफा, उससे अपने शासन के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त करता है। अर्थात वो अपने शासन के लिए सैद्धांतिक रूप से खलीफा की इच्छा पर निर्भर होता है। हालांकि दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे उन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन किया, यह एक अलग बात है। लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से बात करें तो सुल्तान का अर्थ होता है कि वो तब तक ही शासक है जब तक खलीफा की उसके शासन करवाने में इच्छा है। अर्थात उनको अपने शासन के लिए, अपने शासन को विधि सम्मत बनाने के लिए खलीफा से आज्ञा पत्र प्राप्त करना पड़ता था। और सुल्तान से यह भी तात्पर्य है कि यदि खलीफा की इच्छा नहीं है तो वो सुल्तान को अपदस्थ भी कर सकता था। हालांकि मैंने आगे भी बताया कि भारत के सल्तनत काल के जितने भी सुल्तान हैं उन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन किया और खलीफा से आज्ञा पत्र प्राप्त करना सिर्फ एक औपचारिक रूप से ही उन्होंने निभाया। अब जो बादशाह होता है, बादशाह का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि वह स्वामी जिसे अपदस्थ नहीं किया जा सकता। बादशाह का शाब्दिक अर्थ होता है वह स्वामी जिसे अपदस्थ या हटाया नहीं जा सकता, जिसे अपदस्थ नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। अर्थात बादशाह से तात्पर्य है वह स्वामी या वह प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति जिसको उसके स्थान से नहीं हटाया जा सकता। वो खुद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है, सर्वोच्च होता है। वो किसी की आज्ञा या इच्छा पर शासन सूत्र हाथ में नहीं लेता है, वो अपने आप में ही सर्वोच्च होता है और उसे हटाया नहीं जा सकता। तो यह सुल्तान और बादशाह में अंतर होता है। अब हम सल्तनत काल का चूंकि सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि सल्तनत काल के 320 वर्षों में 5 राजवंशों का शासन है वो रहता है। वो 5 राजवंश जो है वो है, पहला जो है वो है दास वंश या इनको गुलाम वंश भी कहते हैं या इनको मामलुक सुल्तान भी कहा जाता है। इस वंश का जो संस्थापक था, हालांकि यह जो वंश था वो एक ही वंश नहीं था, इनमें भी अलग अलग शासक आते हैं, लेकिन इस वंश के जो मुख्य शासक थे वो कभी ना कभी गुलाम रहे थे, इसलिए इसको गुलाम वंश या दास वंश भी कहा जाता है। लेकिन इस वंश में बहुत सारे ऐसे शासक आते हैं जो कभी गुलाम नहीं रहे, इसलिए इनको मामलुक वंश भी कहा जाता है। अर्थात जब भी दास वंश, गुलाम वंश या मामलुक वंश शब्द आता है तो वो एक ही वंश के लिए है। इस वंश का जो शासन है वो 1206 से लेकर 1290 तक रहता है और इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन
माने जाते हैं। हालांकि रजिया है, जो रजिया सुल्तान नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, उसका भी 4 वर्ष का शासन है, लेकिन उस शासन में कोई ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण घटना तो नहीं घटती है। लेकिन चूंकि स्त्री जो थी वो शासक बनती है, इसलिए रजिया को भी हम महत्वपूर्ण शासक के रूप में मान सकते हैं। तो गुलाम जो वंश है उसमें 4 शासक हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका संस्थापक है, इल्तुतमिश जो कि इसका वास्तविक संस्थापक है, बलबन और रजिया सुल्तान। इसके बाद में दूसरा जो शासन वंश है वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल तो छोटा था। इसका कार्यकाल 1290 से लेकर 1320 तक चलता है। 1320 तक चलता है और इस वंश का जो संस्थापक है वो तो जलालुद्दीन खिलजी था, लेकिन इस वंश का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को हम संपूर्ण सल्तनत काल के सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में भी मान सकते हैं। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो मात्र 20 वर्ष ही था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, उसकी जो नीतियां हैं वो उसको एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में आगे करते हैं। इसके बाद में जो तीसरा शासक वंश है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश है वो इस सल्तनत काल का तीसरा वंश है। इसका जो कार्यकाल है वो 1320 से लेकर 1414 तक माना जाता है। इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, लेकिन इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं वो है महमूद बिन तुगलक, और दूसरा जो शासक है वो है फिरोज शाह तुगलक। इन दोनों में भी महमूद तुगलक है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। वो अपनी विचित्र नीतियों के कारण भी इतिहास में प्रसिद्ध है, और संपूर्ण सल्तनत काल की अगर हम बात करें तो यह शासक अलाउद्दीन खिलजी के बाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है वो माना जाता है। इसके बाद में चौथा जो वंश है वो है सैयद वंश। यह वंश या इस वंश का जो कार्यकाल है वो छोटा सा ही था, 1414 से लेकर 1451 तक। तुगलक वंश के अंतिम समय में दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण होता है, और तैमूर लंग को खिज्र खां नामक व्यक्ति है वो सहायता देता है। खिज्र खां की सेवाओं से प्रसन्न होकर तैमूर लंग है वो उसको कुछ हिस्से हैं वो देकर भारत से जाता है, और खिज्र खां है वो उन हिस्सों पर शासन करता है। और यह खिज्र खां जो था वो ही सैयद वंश का संस्थापक था। इस वंश के जो शासक हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं। हाँ ठीक है, 1-2 प्रश्न है वो इनसे आने की संभावना वैकल्पिक परीक्षाओं में जरूर रहती है, लेकिन इसका छोटा सा कार्यकाल था और मुबारक शाह वगैरह इसके जो 1-2 शासक थे जो कि कम ही महत्वपूर्ण थे वो माने जाते हैं। इसके बाद में इस सल्तनत काल का जो 5वां वंश है वो था लोदी वंश। लोदी वंश जो है वो 1451 से लेकर 1526 तक शासन करता है। इस वंश की जो स्थापना है वो बहलोल लोदी ने
की थी। और इस वंश के महत्वपूर्ण जो शासक हैं वो सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी माने जाते हैं। हालांकि इस वंश में इन तीनों ने ही शासन किया था। स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, उसके बाद में उसका पुत्र है सिकंदर लोदी, वो शासक बनता है, और उसके बाद में इब्राहिम लोदी शासक बनता है। वो इस वंश का और सल्तनत काल दोनों का ही अंतिम शासक होता है, जिसको परास्त करके बाबर है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। यह जो 5 वंश थे, इन पांचों के संस्थापकों की बात करें तो दास या गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, नोट कर सकते हैं आप, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक था। सैयद वंश का खिज्र खां संस्थापक था, और लोदी वंश का बहलोल लोदी संस्थापक था। अब ये जो 5 राजवंश थे उनमें प्रथम जो 4 राजवंश हैं वो तुर्क थे। वो क्या थे? वो तुर्की थे या तुर्क राजवंश थे। और 5वां जो है लोदी वंश, वो अफगान वंश था। यानी ये जो 4 थे वो तुर्की से आए थे, इसलिए तुर्क थे, और ये जो है वो अफगानिस्तान से आए थे, इसलिए ये अफगान राजवंश कहा जाता है। इसी लोदी वंश का बाद में एक शासक है, वो हुमायूं को परास्त करके शेर शाह सूरी नाम से शासन करता है। हालांकि उसका शासन काल है वो अत्यंत ही छोटा होता है, लेकिन फिर भी भारतीय इतिहास में वो महत्वपूर्ण शासक के रूप में माना जाता है। तो यह जो सल्तनत काल है जो कि 320 वर्षों का समय है, उसमें ये 5 राजवंश शासन करते हैं, और इन 5 राजवंशों द्वारा किए गए शासन के समय को सम्मिलित रूप से भारतीय इतिहास में सल्तनत काल कहा जाता है। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा हुआ है, सल्तनत काल जिनमें ये 5 राजवंश आते हैं, और दूसरा हिस्सा है वो है मुगल काल, जिसमें मुगलों का शासन आता है। तो आज हमने इस टॉपिक में सल्तनत काल का एक सामान्य जो परिचय है वो पढ़ा है, और आगे के टॉपिकों में हम एक एक शासक और एक एक वंश को क्रमशः लेते हुए पढ़ेंगे। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।